हेलो एवरीवन। ये जो लेक्चर अभी स्टार्ट हो रहा है, ये सीरीज ये है बेसिकली न्यू एनसीईआरटी की। न्यू एनसीईआरटी की अब जो न्यू एनसीईआरटी की सीरीज, इसका मकसद क्या है? एनसीईआरटी आपको पता है कि सिर्फ स्कूल में काम नहीं आती, बल्कि यूपीएससी जो भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम है उनके लिए फाउंडेशन का काम करती है। आपको ही पता है, किसी भी टॉपर के वीडियो आप उठा के देखेंगे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, नॉर्मल जो भी टॉपर्स रहते हैं, जो रैंक होल्डर्स हैं, वो यही कहते हैं कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। अब लेकिन समस्या ये आती है कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इतने सारे पेज हैं। जैसे ये पहला चैप्टर है ना, अब इसमें 25 पेज है। आप पढ़ने बैठोगे आपको 4 घंटे लग जाएंगे। तो इसे कैसे पढ़ें, क्या इसका सही तरीका होना चाहिए? क्योंकि बिना पढ़े काम नहीं होने वाला है। अब पढ़ोगे तो आपका टाइम जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको यहाँ पे सारी बताऊंगा, जिससे पहला फोकस यहाँ पे मेरा क्या रहे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर, कि जो भी एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं वो आपके क्लियर हो। किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो, किसी भी भाषा में पढ़ रहे हो, मैं दोनों भाषा में आपको बताऊंगा। दूसरा, कोई भी फैक्ट्स वगैरह जो है वो छूट ना पाए। साथ ही एक ऑथेंटिक सोर्स का काम करेगी। क्या ऑथेंटिक सोर्स का काम करेगी? क्यों? क्योंकि यहाँ के रेफरेंस मायने रखता है, यूपीएससी के सिलेबस में भी मेंशन है। साथ ही अगर आप देखोगे प्रीलिम्स और मेंस के जो क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं वो भी आपको यहीं पे रास्ते में मिलेंगे। पूरी एनसीईआरटी की जो हम चर्चा करेंगे उसमें मिलेंगे। इसके अलावा आंसर राइटिंग में जो लैंग्वेज होती है, आंसर राइटिंग में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो आपकी लैंग्वेज आंसर राइटिंग बहुत इंप्रूव होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इंटरलिंकिंग आप यहाँ से सीखोगे। क्या सीखोगे? इंटरलिंक करना। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इनको कैसे आपस में इंटरलिंक किया जाए, है ना? तो क्योंकि सारा सिलेबस इंटरडिसिप्लिनरी है, तो पूरे सिलेबस को आप एनसीईआरटी के साथ बेहतर अगर तैयार करते हो तो आपकी तैयारी पक्की हो जाती है। अब इस एनसीईआरटी को मैं किस तरह अप्रोच करूंगा ये आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करिए, ये मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। सपोज करिए कि एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ का मीनिंग क्या है, मोटिव क्या है, मकसद क्या है, क्या बताया गया है, ये मैं पहले से प्रिपेयर रहूंगा और आपको माइंड मैप के थ्रू यहाँ से मैं इस तरह से एरो करके इंडिकेट करके बताता जाऊंगा। हर एक पेज में जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा। इससे टाइम आपका बहुत कम लगेगा। मेरा प्रयास यही रहेगा जो 6 to 10 तक एनसीईआरटी है वो हर एक चैप्टर कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी आपका हो जाए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। साथ ही लास्ट में हम यहाँ पे एक पीवाईक्यूज भी रखेंगे, ये मैं आपको इस एनसीईआरटी के साथ ही प्रोवाइड करूंगा। आप ग्रुप में मैसेज करेंगे या टेलीग्राम में या मुझे पर्सनली मैसेज करते हो तो आपको ये एनसीईआरटी मिल जाएगी। इसमें सारे पीवाईक्यूज यूपीएससी में जो आए हुए हैं इससे पहले कभी, या तो स्टेट पीसीएस में आए हुए हैं, बैंकिंग में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, वो सारे पीवाईक्यू भी आपको यहाँ पे मिलेंगे उस पार्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। जैसे ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें जो भी पीवाईक्यू आए हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट तैयार। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के फिर स्टार्ट करते हैं और बात किया जाए कि आखिर इनमें है क्या पूरी एनसीईआरटी में। सिक्स क्लास की जो एनसीईआरटी हमने यहाँ पे उठाई है, इस एनसीईआरटी में आपको 5 थीम देखने को मिलती है। कौन कौन सी 5 थीम है? थीम ए, ठीक है ना, थीम बी, थीम सी, ठीक है, थीम डी और थीम ए। अब ये 5 थीम, इसका मतलब ये 5 सब्जेक्ट है बेसिकली। अगर आप देखो, जैसे थीम ए है, थीम ए इंडिकेट करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल्स। तो भारत और भारत की जो भूमि है, भारत के लोग हैं, भारत के पर्वत है, महासागर हैं, मानचित्र हैं, इन सब के बारे में बताएगी। जो प्राकृतिक परिवेश है, सुंदरता है, महासागर हैं, अलग अलग मैदान पठार, इनके बारे में इंडिकेट करेगी। तो ये जो सेगमेंट है, पहला जो थीम ए है वो ज्योग्राफी को इंडिकेट करता है, तो इसे हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे देखेंगे। दूसरा थीम हम यहाँ पे देखें, थीम बी, यहाँ पे बात होगी हिस्ट्री के संबंध में, टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट। टेपेस्ट्री का मतलब क्या होता है कि तस्वीर, मतलब कपड़े में बुनी हुई कहानी, उसे बोला जाता है टेपेस्ट्री। तो टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट जब हम देखेंगे तो यहाँ पे भारत का जो अतीत है, टाइमलाइन है, सोर्सेस है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो सारे हम यहाँ पे जानेंगे। इंडिया दैट इज भारत से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स रहेंगे, जो उनके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहेंगे वो हम समझेंगे। फिर बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, तो भारतीय जो संस्कृति है, सभ्यता है, धरोहर है, ज्ञान है, इसकी शुरुआत कब होती है उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। थीम सी में हम आएंगे, ठीक है, थीम सी में हम इंडियाज कल्चर रूट, तो भारत की जो संस्कृति उसके बारे में समझेंगे। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हम यहाँ पे देखेंगे थीम सी में, आवर कल्चर एंड हेरिटेज नॉलेज ट्रेडिशन में। थीम डी में हम गवर्नेंस एस्पेक्ट देंगे कि हम पॉलिटी के सेगमेंट को, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। तो जो अगर हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में, शासन, हर नागरिक की राजनीति में भागीदारी होती है, पॉलिटिकल सिस्टम में भागीदारी होती है, और अगर नहीं है तो होनी चाहिए। इसके लिए सरकार प्रयास करती है, पंचायती राज की व्यवस्था सरकार ने की, लोकल गवर्नमेंट की, जिससे 6 लाख से ज़्यादा लोग डायरेक्टली डेमोक्रेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व हुए हैं। तो ये
जो सारा सेटअप हुआ ये क्यों हुआ, क्योंकि पार्टिसिपेशन को हमें बढ़ाना है किसमें, डेमोक्रेसी में। तो इस डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाने के लिए ये यहाँ पे सरकार का पर्पज है कि लोकल गवर्नमेंट को बेहतर करना। तो इसके चैप्टर्स को देखेंगे। लोकल गवर्नमेंट रूरल और अर्बन एरिया दोनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है वो समझेंगे, अदरवाइज हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। फैमिली एंड कम्युनिटी को देखेंगे कि क्या रोल होता है फैमिली एंड कम्युनिटी में। तो ये जो गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी है ये बेसिकली आपका पॉलिटी सोसाइटी दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करेगा, साथ ही गवर्नेंस देखेंगे। अब ये चारों थीम के बारे में जो मैंने बताया वो आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पे। ये तो एक कहानी बताई गई है गाड़ी की, रोड में चल रही गाड़ी है जो भी है, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है यहाँ पे। थीम ए में जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर बात दी गई है। थीम बी में जो मैंने आपको थीम बी के बारे में एक्सप्लेन किया वो बात पूरी इस यहाँ पे दी गई है ना। थीम सी में जो मैंने आपको बताया आवर कल्चर के बारे में वो यहाँ पे मेंशन है। थीम डी में जो गवर्नेंस के बारे में बताया वो यहाँ पे मेंशन है। पांचवा थीम है इकोनॉमिकल एंड कनेक्टस। हाँ, इकोनॉमिक्स लाइफ अराउंड अस, द वैल्यू ऑफ वर्क, काम का क्या मूल्य होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे आसपास किस तरह से अराउंड होती हैं, किस तरह से चल रही हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे परिवार में भोजन है, कपड़े हैं, आवास है, शिक्षा है, रोजगार है, सबकी जरूरत होती है ना, उसी तरह से देश में भी इन सबकी जरूरत होती है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था में, एक मजबूत देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, लोग आर्थिक गतिविधियों में पैसे कैसे कमाते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले थीम की, जो लोकेशन प्लेस ऑन अर्थ की। लोकेशन प्लेस अर्थ का मतलब क्या, यहाँ पे आप देखोगे, आप अगर हिंदी में पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर होंगे। मानचित्र और उसके घटक, मानचित्र और उसके कंपोनेंट। अब यहाँ पे आर्यभट्ट का यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस मेड ऑफ वाटर अर्थ फायर एंड एयर एंड स्फेरिकल, इट इज सराउंडेड बाई ऑल क्रिएचर टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बता रहा है कि जो ग्लोब है हमारे वो किस तरह से सराउंड है अर्थ से है। अर्थ जो है हमारी वाटर से है, एयर से है, स्फेरिकल फॉर्म में है, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक, तो जलीय जीव हो चाहे स्थलीय जीव हो सभी मिला के इस अर्थ को ब्यूटीफुल बना रहे हैं। तो ये ज्योग्राफी की खूबसूरती है उसको ये स्टेटमेंट आर्यभट्ट का बता रहा है। चैप्टर 1 में आप देखेंगे ये मैप इस तरह का दिखा हुआ है, इसका मतलब क्या कि मैप के बारे में आपको जानने को मिलेगा। जैसे मैप को आप कैसे यूज करोगे, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट, इसका महत्व क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये आप समझोगे, लोकल टाइम, इसके अलावा जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इनके बारे में आप आसानी से जानोगे। यहाँ पे एक कहानी दिख रही है कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन जा रहा है, फिर हॉस्पिटल जा रहा है, तो ये बता रहा है कि हमें मैप इंपॉर्टेंट होता है समझना, क्योंकि ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, वेस्ट है, ईस्ट है। अब आप यहाँ पे खड़े हो, आपको बताना है कि हॉस्पिटल जाना है, तो आप क्या बताओगे किसी को कि आपको साउथ ईस्ट में जाना है, ये आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगा। आप बोलोगे अपार्टमेंट जाना है तो आप ईस्ट बताओगे, आपको बोलोगे कि रेलवे स्टेशन जाना है तो आप साउथ वेस्ट बताओगे। तो ये कैसे पता चलेगा, जब आपको पूरे मैप की जानकारी रहेगी। वैसे भी गूगल मैप इंपॉर्टेंट हो गया है, इंपॉर्टेंट कितनी है आपको पता है, कहीं जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं मैप लगा देते हैं कि यहाँ से वहाँ जाना है, तो इसलिए मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में कि आखिर ये मानचित्र होता है क्या, ऐसे क्या कंपोनेंट होते हैं, तो मानचित्र क्या करता है, किसी क्षेत्र का चित्रण करता है, क्षेत्र का किसी एरिया का पेंटिंग करता है, स्केच बनाता है। जैसे आप देखो यहाँ पे ये जो मानचित्र है, ये मानचित्र क्या कर रहा है, स्केच बना रहा है इस पूरे एरिया का। सपोज करो ये शहर है, कोई शहर का नाम है और ये पूरे शहर का स्केच बना रहा है, तो यही मानचित्र काम करता है, चाहे वो छोटा गांव हो, कस्बा हो, है ना। कि अगर आप देखें कोई भी एरिया हो, विलेज हो, टाउन हो, या बिगर एरिया हो, अगर आप बात करें डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो या इंडिया हो, किसी भी क्षेत्र का क्या करता है, ये चित्र बनाता है मैप। अब ये मैप अगर हम बात करें, इसके तीन काइंड के मैप हो, तीन टाइप के मैप आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें एटलस बुक में, एटलस बुक अगर आपने देखी होगी तो इस एक तो आपको उसमें मिलेगा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप जो मिलेगा वो आपको बताएगा कि उस एरिया में पहाड़ कैसे हैं, उस एरिया में नदियाँ कैसी हैं, वहाँ महासागर कैसे हैं, वहाँ झीलें कैसी हैं, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण कैसा है, तो ये फिजिकल मैप आपको बताता है। पॉलिटिकल मैप आपको क्या बताता है, ये पॉलिटिकल मैप आपको बताता है कि किसी देश की सीमा कहाँ तक लगती है। जैसे अगर आप ये मैप देखते होंगे, भारत का मैप है, ठीक है ना, ये भारत का मैप है, ये तो ये सीमा आपको बता रही है कि पाकिस्तान और भारत की सीमा यहाँ पे लग रही है, उसी तरह से बांग्लादेश की लग रही है। फिर किसी राज्य का देखोगे, सपोज करो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो आपको पता है ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये यहाँ पे पीओके है। तो ये आपको क्या बता रहा है पॉलिटिकल मैप, एक देश की, एक शहर की, राज्य की सीमा बता रहा है कि कहाँ से किसकी कितनी बाउंड्री है। तो ये पॉलिटिकल मैप यहाँ पे बता रहा है आपको यही चीज, ठीक है, यूटी हो चाहे कोई कैपिटल हो। फिर तीसरा आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप होता है किसी स्पेसिफिक पर्पज को लेकर, जैसे मान के चलिए वर्षा किसी क्षेत्र में पता करना हो कि वर्षा कहाँ हो रही है, फसलें के बारे में पता करना हो तो वह भी आपको मैप में दिखेगा। आपको कुछ ऐसे मैप होते हैं जहाँ पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स दिख रही होती हैं, तो उसमें सिर्फ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में उसको मैप का यूज होता है।
तो किसी भी थीम को आधार मानकर जब एक मैप बनाया जाता है उसे थीमेटिक मैप बोला जाता है। ये तो बात हो गई मैप के बारे में जो हमने यहाँ पर देखा तीनों के बारे में। अब जो मैप होता है ना इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तीन मुख्य घटक होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ठीक है, घटक की अगर हम बोले। अब इन तीन घटक के बारे में यहाँ पे पूरी चर्चा की गई है, ठीक है। पहला एक इंपॉर्टेंट घटक होता है डिस्टेंस या दूरी। क्या? डिस्टेंस, डिस्टेंस या दूरी। डिस्टेंस, अब अगर आप किसी भी स्थान को डिस्टेंस मैप में इंडिकेट करना है तो कैसे करोगे? सपोज करिए ए प्लेस में आप खड़े हो और बी प्लेस के बीच में आपको मैप में दर्शाना है। अब इसके बीच में कितनी दूरी है ये कैसे अंदाजा लगाया जाएगा? तो इसके लिए एक स्केल बनाया जाएगा। जैसे स्केल मैं बनाता हूँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, 5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे अगर ए से बी के बीच में मैं सपोज करो 20 किलोमीटर की दूरी दर्शानी है, ठीक है ना। तो मैं मैप में क्या करूंगा? मैं 4 सेंटीमीटर का मैप बनाऊँ। सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर का जो मैप ये बताएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है तो 4 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर है। तो इस तरह से मैप को डिजाइन किया जाता है, स्केलिंग उसकी की जाती है। अब इस स्केलिंग की मदद से आप क्या कर सकते हो? किसी भी चीज के बीच जो डायरेक्शन वो पता कर सकते हो। जैसे मैंने जो स्केल बनाया उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आपको अंदाजा लगाना हो कि ये जो चलिए एक सेकंड, बैंक है, बैंक और मार्केट के बीच में दूरी कितनी है। तो सपोज करिए आपने देखा 1 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 और 35 किलोमीटर। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर मतलब 35 किलोमीटर यहाँ पे होगा। तो मैंने जब आपको एक स्केल दे दिया ना तो इससे आसान हो गया किसी भी चीज के बारे में जानने में कि कितनी डिस्टेंस है किलोमीटर में। अब एक तो ये पहला कंपोनेंट हो गया मैप का, क्या? डिस्टेंस। दूसरा कंपोनेंट मैप का क्या होता है इंपॉर्टेंट? दूसरा कंपोनेंट मैप का होता है क्या? डायरेक्शन। डायरेक्शन, अब मैं बताऊंगा डायरेक्शन क्यों होता है। जैसे अगर आप देखो, अगर आप किसी को बताओ कि 5 किलोमीटर है तो कहाँ है? नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, किधर है? तो जब तक आप किसी को डायरेक्शन नहीं इंडिकेट करोगे तब तक उसको नहीं पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ है। अब उसके लिए यूनिवर्सली एक डायरेक्शन बनाया गया है। जैसे अगर आप देखो ये उठाओ इसे, आप इसे बोला जाता है नॉर्थ, इसे बोला जाता है साउथ, इसे बोला जाता है ईस्ट, इसे बोला जाता है वेस्ट। अब अगर मान चलिए ये भारत का मैप है, ठीक है ना, ये भारत का मैं मैप बना दिया, ठीक है, भारत का मैप बना दिया। अब मुझे बताना है मैं मध्य प्रदेश में हूँ और यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे एमपी है, यहाँ पे गुजरात है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताना है, मुझे गुजरात जाना है और मुझे गुजरात मुझसे 100 किलोमीटर दूर है। तो मैं क्या बताऊंगा कि 100 किलोमीटर वेस्ट में है, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट होता है, पीछे साइड वेस्ट, वेस्ट है। दिल्ली के लिए मैं क्या बताऊंगा? नॉर्थ, कि दिल्ली नॉर्थ में है, इतने किलोमीटर नॉर्थ। ईस्ट में छत्तीसगढ़ जाना हो, असम जाना हो, ईस्ट बताऊंगा। मुंबई जाना हो तो मैं साउथ बताऊंगा, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये चीज क्या बताती है? ये चीज बताती है क्या कि मैप, तो मैप में अगर आपको ये तो पता है कि स्केल तो आपने बना लिया, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली डायरेक्शन क्या है। तो दूसरा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप में, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हो गया, ठीक। तीसरा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंबल्स। सिंबल्स, जैसे अगर आप देखें सिंबल्स क्या है। अब आप यहाँ पे देखो, ये सिंबल बता रहा है कि ये रोड है, ठीक है ना, मैप में। ये सिंबल यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे हॉस्पिटल है। ये सिंबल यहाँ पे बता रहा है कि नगर पंचायत है, ये बैंक है। तो ये सिंबल्स बताते हैं कि ये लोकेशन और वो जो बिल्डिंग है वो एरिया किसको बिलोंग करता है, किससे जुड़ा हुआ है, किस क्षेत्र का है। मार्केट है, स्कूल है, म्यूजियम है, क्या है। तो वो कौन हमें आइडेंटिफाई करवाता है? मैप आइडेंटिफाई करवाता है। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में देख लिया? यहाँ पे हमने डायरेक्शन के बारे में देख लिया, यहाँ पे हमने डिस्टेंस के बारे में और स्केल के बारे में। यही तीनों चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं जिसे मैंने आपको क्लियरली बताया। अब इस डायरेक्शन, इसमें आप देखोगे नॉर्थ है, ये नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, वेस्ट कहलाएगा साउथ वेस्ट, साउथ कहलाएगा साउथ ईस्ट, साउथ नॉर्थ ईस्ट। अब आपको ये डायरेक्शन में समझ में आना चाहिए कि क्या डायरेक्शन है। अगर आप सन की तरफ फेस करके खड़े हो तो आपकी नॉर्थ ये कहलाएगा, आपका वेस्ट ये कहलाएगा, साउथ ये कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर जान ली। अब मैपिंग के फायदे आपको क्या है ये तो आपको देखिए बेसिक बात है, पता है। आप कहीं आसानी से पहुंच सकते हैं, किसी कोऑर्डिनेट्स अपने शेयर करते हैं, जानकारी शेयर कर सकते हैं, ये सारी बातें होती हैं मैप में, ठीक है। और सिंबल्स का आपको पता है कि सिंबल जैसे ये सिंबल्स दिए गए हैं कि ये रेलवे लाइन के से रिलेटेड सिंबल्स होते हैं, ये रोड के रिलेटेड सिंबल्स होते हैं, ये बाउंड्री किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, रिवर टैंक के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, कैनाल के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, ब्रिज के बारे में बता रहे हैं, टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क है ना, छतरी है उसके बारे में बता रहे हैं, पोस्ट ऑफिस है या पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है या पोस्ट पुलिस स्टेशन है, सेटलमेंट यहाँ पे लोगों की है या ग्रेवयार्ड है
है ना, ट्रीज है, यहाँ पे ग्रास है। तो ये जो सिंबल्स होते हैं इनका भी मैप में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बात आती है किसकी, मैप ऑफ अर्थिंग की समस्या। अब मैप ऑफ अर्थिंग की बारे में बात करो तो मैपिंग जो होती है अर्थ की, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये क्यों डिफिकल्ट है कि प्लानट जो हमारा फ्लैट सरफेस समतल नहीं है बल्कि क्या है, स्फेरिकल है। अब जैसे अगर आप देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मिलता है संतरे के छिलके, संतरे के छिलके छील के रख दो, तो वो अगर ऐसे आप रखोगे तो वो एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करेगा, एक छोर दूसरे छोर से जुड़ने की कोशिश करता है। अब इस तरह से अगर हम देखें पृथ्वी भी इस तरह से है, वो गोल नहीं है बल्कि सपाट। देखिए ये ना तो पूरी तरह से गोल है ना पूरी तरह सपाट है, इसीलिए सपाट मानचित्र में सही दिखाना उसको संभव नहीं होता है। इसलिए जो अर्थ है ना उसको ग्लोब में दर्शाया जाता है, ये ग्लोब में दर्शाया जाता है अर्थ को। तो यहाँ पे बात आती है किसके बारे में, ग्लोब के बारे में। यहाँ पे मैंने वही बताया कि हाउ एवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसिडर टू बी स्फेरिकल। इस वजह से अगर हम देखेंगे जो पृथ्वी को हम स्फेरिकल कंसिडर करते हैं, रिप्रेजेंटिंग ए स्फीयर एक्यूरेटली ऑन फ्लैट शीट ऑफ द पेपर इज नॉट पॉसिबल। क्यों, मैंने आपको वही बताया, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि उसको फ्लैट दिखाना संभव नहीं है किसी टेबल में, इसलिए हम क्या करते हैं स्फेरिकल यूज करते हैं यहाँ पे हम इसको अर्थ को। अब बात आती है ग्लोब की, ये आती है ग्लोब की। ग्लोब क्या होता है, तो ग्लोब अगर हम बात करें पृथ्वी जो है वो किसी और जो खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे चांद के बारे में आपको पता होगा, मंगल के बारे में पता होगा आपको, तारों के बारे में पता होगा, इनका सबको गोल मॉडल, इसी वजह से पृथ्वी को भी एक गोल मॉडल माना जाता है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे भी साइंटिफिक रीजन है, अब उसमें हम नहीं जाएंगे अभी, पर ये हम माने कि पृथ्वी को गोल माना जाता है। दिस में बी मैप ऑफ द अर्थ, द मून, प्लैनेट मार्स, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वही है। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक वन शोन इट ड्राइंग ऑन द नेक्स्ट पेज इज स्फेरिकल दैट द जनरली मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक एंड कार्डबोर्ड्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें पृथ्वी का जो ग्लोब है, पृथ्वी का भौगोलिक जो स्वरूप होता है, उसका ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है उसको सही तरीके से बताता है। क्यों, क्योंकि दोनों का आकार गोलाकार होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स के समझने के बारे में बात करें कि आखिर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर आप किसी बड़े बाजार या सभी दुकानें एक कतार पर आपको दिख रही हैं, जैसे मान के चलिए आप बाजार गए रामनगर, है ना, रामनगर गए, रामनगर बाजार गए, तो आप देखिए कि यहाँ पे दुकानें सड़क के बाईं ओर सड़क के दाईं ओर है। अब आप किसी को कैसे बताओगे कि आप किस दुकान के सामने खड़े हो। ठीक है, तो हर एक दुकान के कोई नंबर होगा, दुकान नंबर 1, दुकान नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वाइस यहाँ पे इस तरह 20। तो अगर आपको बताना है तो आप क्या बताओगे, मैं अब इस तरह से और बहुत सारी गली है, ये गली नंबर 1 है, गली नंबर 2 है, फिर यहाँ पे गली नंबर 3 है। आप क्या बताओगे अगर यहाँ पे खड़े हो, आप बोलोगे मैं गली नंबर 1 में दुकान नंबर 5 के सामने खड़ा हूँ। तो ये आपने क्या किया, आपने कोऑर्डिनेट शेयर किया है किसी को। तो ये बात होती है कोऑर्डिनेट के बारे में। अब इसमें यहाँ शतरंज का भी एग्जांपल है कि शतरंज की जो बिसात होती है उसमें स्क्वायर फॉर्म जो को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं ABCD 1 8 9 लगाते हैं। ठीक है ना, तो जैसे 4C, तो 4C ये कहलाएगा, है ना, ये 4 हो गया, ये C हो गया। 5B, तो 5B ये हो गया, B का हो गया, 5 हो गया। 6A, तो 6A ये होगा। इस तरह से हर एक जगह की अपनी अपनी कोऑर्डिनेट्स होती है। जब कोई पूछे कोऑर्डिनेट शेयर करना है तो हम एग्जैक्टली क्या बताते हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं उस एरिया को, और हम वो शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे D1 में यहाँ पे किंग है, सॉरी यहाँ पे वजीर है, D1 में E1 पे किंग है। इसी तरह से हम जहाँ पे खड़े रहते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको हम बताते हैं जिससे जानकारी मिलती है सामने वाले को। और पूरे जो गूगल मैप है ये सारी चीज़ें इसी पर बेस्ड होती है, तो इसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोऑर्डिनेट्स तो आपने समझ लिया, अब आगे मामला किसका आता है, लैटिट्यूड का और लॉन्गिट्यूड का। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को जानने के लिए हम सबसे पहले अर्थ को देख लेते हैं, अर्थ का जो ग्लोब है इसको देख ले। आप इसको ध्यान से देखिए, आपके ध्यान में दो लाइनें देखने को मिल रही हैं, एक तो ये लाइन जा रही है, ठीक है, ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ठीक है, दूसरी ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है। ठीक, अब ये दो लाइन है क्या, इस लाइन को बोला जाता है लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं, इस लाइन को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। ठीक, ये अक्षांश रेखाएं हो गई, ये देशांतर रेखाएं होंगी। अब ये क्या पृथ्वी में वास्तविक तरह से इस तरह से रेखाएं नहीं, ऐसी कोई रेखाएं नहीं है। पूरे अर्थ को एक कोऑर्डिनेट बनाने के लिए, पूरे अर्थ का एक एक पॉइंट को एड्रेस बनाने के लिए हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इसको बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का निर्माण हमने यहाँ पे किया है। अब इसमें जो ऊपर है इसे नॉर्थ पोल बोला जाता है, ठीक है, और इसे बोला जाता है साउथ पोल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बीच वाला जो पार्ट है, बीच जो पृथ्वी को दो भाग बराबर, जैसे ये यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है ना, ये सपोज करिए इसको अगर हम दो भागों में यहाँ पे बांट दें, तो यहाँ पे क्या, इसको दो भागों में अगर हम बांटते हैं, ठीक है, तो इस बीच वाले भाग को बोला जाएगा इक्वेटर या विषुवत रेखा बोला जाता है। तो ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है ये इक्वेटर लाइन कहलाती है। अब अगर हम देखें सबसे बड़ी अक्षांश रेखा यही कहलाएगी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो
ये ऐसा स्टेटमेंट बताऊं कि नॉर्थ से साउथ, सॉरी, अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो जो लॉन्गिट्यूड होते हैं इनके बीच जो गैप होता है वो कम होता जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये स्टेटमेंट बन सकता है कि नॉर्थ से इक्वेटर से हम जब पोल की तरफ जाते हैं तो जो लॉन्गिट्यूड होता है उसका भी डिस्टेंस यहाँ पे कम होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड क्यों बनाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूड क्यों बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अब देखिए आप, जो लैटिट्यूड है, जो जिसे हम अक्षांश रेखाएं बोल रहे हैं, ये क्या है, ये अगर हम बात करें तो पृथ्वी को 180 भागों में यहाँ पे बांटता है। 180 रेखाएं नॉर्थ में, जैसे ये अर्थ है, ठीक है ना, इसको इस पे अर्थ है, तो ये इक्वेटर है, तो टोटल यहाँ पे 180 लाइन है, 90 इधर है 90 इधर है। ठीक, 180 अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है, इसको बोला जाता है जीरो लैटिट्यूड। इसको बोला जाएगा, सपोज करो आप कि 1 है 2 है 3 है, इस तरह से 90 तक जाएगा। अब यहाँ पे जो अर्थ है, ठीक है ना, ये इस रेखा को बोला जाए इक्वेटर। जैसे ही आप 23 डिग्री में जाएंगे तो इसको बोला जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जिसको बोला जाएगा। 23 डिग्री आप नीचे आओगे, 23.5 डिग्री आप नीचे आओगे, इसको बोला जाएगा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। ठीक है, तो ये कर्क रेखा नॉर्थ में होती है, मकर रेखा साउथ में होती है, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक, अब ये हो गया इक्वेटर, इधर आप जा रहे हो तो कर्क रेखा आ रही है, फिर आप यहाँ पे पोल नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हो, इधर आ जा रहे हो तो मकर रेखा आ रही है, फिर यहाँ पे साउथ पोल की तरफ जा रहे हो। ठीक है, अगर हम इक्वेटर में देखें तो जो अब ये सपोज करो हमारा सन है, सन बहुत सारी लाइट देता है, ठीक है ना, सन का जो सीधा लाइट सबसे ज्यादा कहाँ पे पड़ेगा, इक्वेटर में पड़ेगा। फिर उसके बाद पोल्स ये कर्क रेखा मकर रेखा में पड़ेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे कम रोशनी जाएगी, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल तक जाते जाते रोशनी बहुत कम हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा गर्मी आपको इसी रीजन में दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर हम बोला जाए कि स्टेटमेंट बनता है कि इक्वेटर के आसपास टेम्परेट रीजन में ज्यादा गर्मी होती है, स्टेटमेंट सही है। जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो गर्मी कम होती जाती है, सूर्य का प्रकाश कम होता जाता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। इस तरह से यूपीएससी अदर एग्जाम में स्टेटमेंट बनते हैं। अब स्टेटमेंट मैंने आपको बनाया कि नॉर्थ पोल से अगर आप इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो आपको टेम्परेचर राइज होगा, स्टेटमेंट सही है। इक्वेटर से आप साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो आपका टेम्परेचर कम होगा, सही है। ठीक, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे जब इनको बांटा ही नहीं गया होता, इक्वेटर ये सब बनाया ही नहीं गया होता, तो कैसे पता चलता है कहाँ की तरफ जा रहे हो, कहाँ ठंड पड़ रही है कहाँ गर्म पड़ रही है, या जो ट्रैवल होते हैं फ्लाइट्स वगैरह चलती है कैसे पता चल पाता, कैसे चल पाता। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। साथ ही जो टाइम जोन को डिसाइड करने में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है, तो टाइम जोन को भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड को देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड आखिर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रेखाएं है ना, ये जो रेखाएं, ये तो हो गई लैटिट्यूड। अब इस तरह से अर्थ को अगर हम बात करें, अर्थ को इस तरह से कुछ रेखाओं में बांटा गया है, 360 आसपास जो रेखाएं हैं, ठीक है, इन्हें बोला जाता है लैटिट्यूड रेखाएं। क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड या देशांतर रेखाएं। अब अगर हम बात करें, यदि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक सीधी रेखा खींचे तो इसे लैटिट्यूड रेखा बोला जाता है। मतलब यहाँ से आप सीधी रेखा यहाँ तक खींचो, पोल्स तक आनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, पोल्स तक आनी चाहिए, तो इसे लैटिट्यूड बोला जाएगा। ये अगर हम बात करते हैं, ये सभी हाफ सर्कल बनाते हैं, ठीक ठीक, और एक पोल से दूसरे पोल तक जाते हैं। ठीक, अब इससे ये पता चलता जब अर्थ रोटेट करती है तो हमें ये पता चल पाता है कि अर्थ का रोटेशन कैसा है, कहाँ सुबह होगी, कहाँ दोपहर होगी, कहाँ शाम होगी, ये सारा अंदाजा हम लॉन्गिट्यूड से आसानी से लगा पाते हैं। ठीक, अब जैसे हमने वहाँ पे इक्वेटर देखा था, वैसे यहाँ पर एक रेखा होती है, इसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, जो इंग्लैंड के, जैसे अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो यहाँ पे इंग्लैंड है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप बात करो, यहाँ पे अफ्रीका है, यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ सॉरी यहाँ पे इंग्लैंड है, इंग्लैंड से यहाँ पे एक जीएमटी लाइन आती है, उसे ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है। उसको माना जाता है कि वहां से लैटिट्यूड लैटिट्यूड की शुरुआत होती है। जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे जो ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, इसको 0 डिग्री बोला जाएगा। अब ये लंदन से गुजरी है, देखिए आप यहाँ से लंदन से गुजर रही है। अब इसके जब आप ईस्ट बढ़ोगे ना तो आपका लैंगिट्यूड प्लस बोला जाएगा, प्लस 10 डिग्री 5 डिग्री 15 डिग्री, है ना, 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में 15 का गैप होता है। ठीक, तो जब इधर जाओगे तो उसे प्लस बोला जाएगा, इधर जाओगे उसे माइनस बोला जाएगा। आगे हम जानेंगे, इसे आसानी से समझ लेंगे। अब मैं इसे आपको इसलिए समझा रहा हूँ, जैसे मान के चलिए मैंने आपको कहा कि इंडियन ओशियन किस लोकेशन पर है ना, लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग आप बताओ, तो या लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, तो आप क्या बताओगे कि सपोज करो इंडियन जो ओशियन है ये 60 डिग्री ईस्ट है, 60 डिग्री ईस्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं अटलांटिक ओशियन कहाँ पे है, तो अटलांटिक ओशियन बताओ 30 डिग्री वेस्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि जो श्रीलंका है
वो उसके जो बंगाली खाड़ी है वो कहाँ पे है, तो 90 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, 90 डिग्री ईस्ट है। तो ये कैसे ईस्ट बताते हो, ये इसलिए बताते हो कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में हमने इसको बांट रखा है। तो इस तरह से न्यूयॉर्क को 74 डिग्री, दिल्ली है 73 डिग्री, टोक्यो है 140 ईस्ट। तो इस तरह से टोक्यो यहाँ पे है तो 140 ईस्ट इसे बोला जाता है, ईस्ट। तो इस तरह से इसे ईस्ट बोला जाएगा, इसे वेस्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट और ईस्ट आपको यहाँ पे दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे हम इसको बहुत आसानी से समझेंगे, बस आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में जान लो। 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं, 180 लैटिट्यूड होते हैं। इनका जो किसी भी डायरेक्शन को डिसाइड करने में, टाइम जोन को डिसाइड करने में, इनमें इसका बड़ा रोल होता है। अब हम आएंगे आगे, अगला टॉपिक है जिसमें आप आसानी से समझोगे। प्राइम मेरिडियन के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। अगला टॉपिक हम यहाँ पे देखिए आप, अब जैसे अर्थ है, अर्थ में अर्थ को अगर हम ग्रीनविच जो जीएमटी लाइन होती है उससे दो भागों में बांटे तो इसे बोला जाता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर पश्चिमी गोलार्ध, इसे बोला जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फेयर या पूर्वी गोलार्ध। जैसे यहाँ पे आप देखिए इसने अर्थ को दो दो टुकड़ों में कर दिया, तो ये जो वाला भाग हो गया जीएमटी के, ये हो गया क्या, ईस्टर्न हेमिस्फेयर पूर्वी गोलार्ध, और इसको बोला गया पश्चिमी गोलार्ध या वेस्टर्न हेमिस्फेयर। उसी तरह से आप अर्थ को अगर आप लैटिट्यूड से बांटते हो तो इसको बोला जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसको बोला जाएगा सदर्न हेमिस्फेयर। अब मैं आपसे पूछूं कि भारत की लोकेशन कहाँ है, तो आप बोलोगे सर नदर्न हेमिस्फेयर में। क्या बोलोगे, नदर्न, क्योंकि ये भारत की लोकेशन है। अब मैं आपसे पूछूं कि भारत की लोकेशन कहाँ है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर या ईस्टर्न, तो आप बोलोगे ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इसका मतलब क्या, भारत की एग्जैक्टली लोकेशन नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आती है, ठीक है। तो ये हम बांटते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पृथ्वी को ऐसे बांटा नहीं जा सकता है, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बांटते हैं, नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक। अब पृथ्वी क्या होती है ना, पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, मतलब इधर से इधर की तरफ घूमती है, मतलब ये ऐसे 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 घूम रही है पृथ्वी, ठीक है ना। तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, ठीक। और एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी 24 घंटा लगाती है, आपको पता है 24 घंटे में। अब 24 घंटे में पृथ्वी पूरा चक्कर लगाए, मतलब एक जो ग्लोब होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री पृथ्वी 24 घंटे में चक्कर लगा रही है। इसका मतलब क्या कि जो पृथ्वी होती है एक घंटे में, एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूम रही है। मतलब एक घंटे जैसे जैसे मान चलिए अर्थ है ना, और ये पृथ्वी आगे ये ईस्ट की तरफ घूम रही है, तो एक घंटे में 15 डिग्री, 2 घंटे में 30 डिग्री, इसी तरह से 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूम के वहीं पे आ जाती है, ठीक। अब ये तो बात आपको पता होगी कि मतलब एक घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है, ये फैक्ट है, आप यहाँ पे याद रखिएगा कि एक घंटे में पृथ्वी 15 घंटे घूमती है। अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप प्राइम मेरिडियन में 0 डिग्री में खड़े हैं, ठीक है ना। अब प्राइम मेरिडियन में आप 0 डिग्री खड़े हैं, ठीक। अब देखिए 1 डिग्री, 1 डिग्री जो होता है उसका मतलब होता है 4 मिनट, 4 मिनट, ठीक है ना। 1 डिग्री का बराबर 4 मिनट होता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि देखिए भाई आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना, आप कहाँ गया अर्थ का मैप, हाँ, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, कहाँ पे आप खड़े हैं, लंदन में खड़े हुए हैं। अब ये 60 डिग्री, अब आप यहाँ से 15 डिग्री आगे आ जाते हैं, देखिए जैसे ये है, ये 15 डिग्री आगे है। तो यहाँ पे अगर 1 बजा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना बजा होगा, 2 बजा होगा यहाँ पे, ठीक है, 1 घंटा आगे होगा। यहाँ पे 3 बजा होगा, यहाँ पे 4 बजा होगा, यहाँ पे 5 बजा होगा। इसलिए अगर आप देखोगे, जब हम, जैसे आप देखो आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का जो टाइम जोन है वो कितना आगे है, ठीक है ना, ये इंडिया हो गया, ठीक है ना, ये अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है। यहाँ पे जीएमटी है, इसे अब जीएमटी मानो, ठीक है, जीएमटी है यहाँ पे। अब पूछा जाता है कि ये जीएमटी है, तो भारत 0 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इक्वेटर है, ठीक है ना, सॉरी ये इक्वेटर है, ठीक। अब भारत ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, आपको पता है कि इसके इधर वाला ईस्टर्न और नदर्न हेमिस्फेयर में आएगा, ठीक है। ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री बोला जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की लोकेशन 82 डिग्री है, 82 डिग्री है भारत की लोकेशन, ठीक है ना, 82। लेकिन अगर भारत की जो लोकेशन है वहाँ पे क्या बजा होगा, अगर यहाँ पे 12 बजा है तो अब आप लोकेशन गुणा लगाओगे कि 0 डिग्री में 12 बजा है तो 82 डिग्री में, तो 82 मतलब इसमें 1 डिग्री में 4 मिनट हो, 4 दूनी 8 और 4 8 32, ठीक है ना। अब इसको 328 मिनट ज़्यादा होगा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है ना। अब 328 को आप 60 से डिवाइड करोगे तो लगभग 5.5 घंटा आएगा। इसका मतलब अगर यहाँ 12 बजा तो यहाँ 5.5 बजा होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इसका मतलब कि 1 डिग्री जब घूमता है
1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, ठीक है। अगर आप कहीं किसी के बारे में, किसी देश के बारे में आपको टाइम पता करना है, तो आप उसकी जो जीएमटी है, आप उसका लोकेशन पता कर लीजिए कि 82 डिग्री है, 84 डिग्री है, क्या है उसका जो उसकी कोऑर्डिनेट है, फिर उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए कितना बजा है, 12 बजे, 1 बजा है, उसके हिसाब से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे 104 डिग्री है जापान में, तो जापान में जो 104 डिग्री, तो वहाँ पे कितना बजा होगा जब लंदन में 12 बजा है? लंदन में 12 बजा है तो जापान में 104 गुणे 4, एक डिग्री बराबर 4 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा? 416 मिनट आ जाएगा। 416 में 60 को डिवाइड कर दो आप, तो 6 7 42 लगभग 6 7 घंटे हो जाएगा। तो 12 बजा तो यहाँ पे 8 बजा होगा, 8 बजे रात होंगे, ठीक। अब उसी तरह से वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे अगर 8 बजा तो यहाँ 12 बजा होगा। तो जो वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम घटेगा, और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम आपका बढ़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये टाइम जोन पूरा डिसाइड किया जाता है, ठीक। तो ये जो चैप्टर था बेसिकली इसी के बारे में बताता है। जैसे भारत में अगर आप देखोगे 72 डिग्री यहाँ पे, ये 75 डिग्री है, लेकिन भारत का जो टाइम जोन है वो 82 डिग्री से लिया गया है। यहाँ पे 82 डिग्री जो क्या मिर्जापुर के पास जो टाइम जोन है यहाँ से लिया गया है। तो 82.30 डिग्री भारत का ओवरऑल टाइम जोन बताता है। अलग देख, इसमें अलग अलग टाइम जोन होते हैं। विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे टाइम जोन उनके हिसाब से चलता है, या एक से ज़्यादा भी टाइम जोन होते हैं, लेकिन भारत में अगर हम बात करें 82 डिग्री को टाइम जोन माना जाता है। अब भारत की लोकेशन आप देखिए, 68 डिग्री यहाँ से है, 68, ये 70 है, 68 डिग्री से लेके यहाँ पे आप देखोगे 92 डिग्री के आसपास तक भारत की लोकेशन मानी जाती है, ठीक है। 94 तक हो गई है हालांकि। इधर आप नॉर्थ में देखोगे, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लोकेशन देखी जाती है, ठीक। तो आप अगर देखोगे तो भारत का जोग्राफिकल जो विस्तार है 68 से 92, अगर आप देखोगे तो लगभग 30 डिग्री के आसपास दिखाई देता है, 28 से 30 डिग्री। तो ये चीज़ आपको बताती है क्या, ये चीज़ आपको बताती है कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो मैप होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे लोगों को मैप देखना नहीं आता, तो अगर आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के टॉपिक को समझते हैं आसानी से, तो आपको आसानी से मैप देखना आ जाएगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को दर्शा भी रहा है यहाँ पे कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री से अगर 15 डिग्री के बीच यहाँ पे अगर आप देखोगे 0 डिग्री है, 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क आ रहा है, ठीक है। आप देखो 1 घंटे का फर्क आ रहा है, हर 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कि लंदन है, यहाँ पे लंदन है, लंदन में अगर 12 बजा है तो पीछे वाले 15 डिग्री पीछे वाले देश में 11 बजा होगा, उससे पीछे वाले देश में 10 बजा होगा, उससे पीछे भी 9 बजा होगा, ठीक है। क्योंकि अर्थ सब में लेट, सूर्य सबसे पहले यहाँ दिखेगा, ईस्ट में दिखेगा, फिर घूमते जाएगा पृथ्वी, फिर यहाँ पे सनराइज होगा, फिर यहाँ पे सनराइज, फिर यहाँ पे सनराइज, फिर यहाँ पे सनराइज। इसलिए अलग अलग देश का टाइम जोन अपना होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो चैप्टर था उसे हमने यहाँ पे देखा। अब इसके एमसीक्यूज हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए स्टैंडर्ड टाइम जोन, यहाँ पे जीएमटी को इसलिए माना जाता है क्योंकि भाई उन्हीं का सबसे पहले था योगदान, है ना। तो उन्हीं को सबसे पहले माना जाएगा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे पूरी ग्लोब को उन्होंने रूल किया, तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको 0 डिग्री बना लिया। भारत रूल करता तो भारत इसको 0 डिग्री बनाता। अब इस मैप में आपको देखने को मिलेगा कि क्या देखने को मिलेगा आपको इस मैप में? इस मैप में देखने को मिलेगा कि कहाँ पे कितने टाइम जोन है, कहाँ पे कितने घंटे ज़्यादा होते हैं। जैसे यूके में 0 है, तो रसिया में यहाँ पे 6 घंटे रसिया ज़्यादा हो, इस वाला पार्ट 7 घंटा, ये वाला पार्ट 8 घंटा। रसिया में बहुत ज़्यादा टाइम जोन, लगभग 14-15 टाइम जोन है। भारत में एक ही टाइम जोन है, पाकिस्तान में एक है। फिर आप देखोगे फ्रांस के सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, क्योंकि फ्रांस के छोटे छोटे आइलैंड बहुत सारे हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे इधर जाओगे 5 घंटा माइनस हो जाएगा, इधर जाओगे 6 घंटा, 7 घंटा माइनस, 8 घंटा माइनस। तो यहाँ पे अगर 12 बजा रहेगा ना, तो यहाँ पे कितना बजा रहेगा? 12 में 5 आप घटा दो तो 7 बजा रहेगा। 12 बजे दिन है तो यहाँ पे 7 बजे की मॉर्निंग होगी, यहाँ पे 6 बजे की मॉर्निंग, यहाँ पे 5 बजे की मॉर्निंग, 4 बजे की मॉर्निंग। इस तरह से पूरा टाइम जोन डिसाइड होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं एमसीक्यूज कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देखोगे। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लोकेटेड इन द प्राइम मेरिडियन, तो लंदन है प्राइम मेरिडियन पर। फिर एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेस नॉर्थ टू साउथ इक्वेटर इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है जब एंगुलर डिस्टेंस होता है। तो ये जो एमसीक्यू सारे हैं इसको आपको टैकल करना है, रोक के आपको धीरे धीरे मैं इसको बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ पे इसके आंसर्स भी सारे लिखे गए हैं, जिससे आपको समझ में आया कि हाँ किस तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इस डिस्कशन फिलहाल, हेलो एवरीवन, ये जो लेक्चर अभी स्टार्ट हो रहा है, ये सीरीज, ये है बेसिकली न्यू एनसीईआरटी की, न्यू एनसीईआरटी की। अब जो न्यू एनसीईआरटी की सीरीज, इसका मकसद क्या है? एनसीईआरटी आपको पता है कि सिर्फ स्कूल में काम नहीं आती, बल्कि यूपीएससी जो भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम है उनके लिए फाउंडेशन का काम करती है। आपको ही पता है, किसी भी टॉपर के वीडियो आप उठा के देखेंगे
कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, नॉर्मल जो भी टॉपर्स रहते हैं, जो रैंक होल्डर्स हैं, वो यही कहते हैं कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। अब लेकिन समस्या ये आती है कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इतने सारे पेज हैं। जैसे ये पहला चैप्टर है ना, अब इसमें 25 पेज है, आप पढ़ने बैठोगे आपको 4